साथियों नमस्कार। टेक लीगल यस फोर चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों पिछले विगत 10 वर्षों से सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान नहीं मिल पा रहा है और भुगतान के लिए कई सारे निवेशक बहुत ज़्यादा परेशान हैं। साथियों 29 मार्च 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया सीआरसी को कि आप 9 माह के अंदर में सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों का भुगतान करें और इसके लिए आप जो सेबी के पास पैसा पड़ा है उस पैसे में से 5,000 करोड़ रुपए आप ले लीजिए और उसमें से आप सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों का भुगतान तत्काल करें। साथियों हालांकि इसकी टाइमलाइन जो दी गई है वो 9 महीने दी गई है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आखिर हम निवेशकों का भुगतान शीघ्रता से और आसानी से कहां से जल्दी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों का निवेश का जो पैसा है वो कई सालों से विगत कई वर्षों से सहारा या सेबी में पड़ा हुआ है। तो हम लोगों को आसानी से और त्वरित वे में कहां से कैसे पैसा हम लोगों को तत्काल मिल सकता है वहां से हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। साथियों जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सीआरसी विगत 1.5 माह बीतने को हो गया, अभी तक किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन सीआरसी के द्वारा नहीं आया कि कब पैसा सहारा निवेशकों का भुगतान किया जाएगा, इस भुगतान के लिए क्या करना होगा, क्या कोई क्लेम करना होगा तो कैसे करना होगा, कोई जानकारी नहीं। क्या कर रही है सीआरसी, कोई जानकारी नहीं। तो इन सब बातों को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अगर यह आदेश साथियों सहारा को हुआ होता, अगर सुप्रीम कोर्ट सहारा को आदेश दे दी होती तो अब तक में 5,000 करोड़ रुपए विगत 1 हफ्ते के अंदर ही निवेशकों का भुगतान हो गया होता। तो मैं पुनः सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार और सेबी तथा सीआरसी ये सभी मिलके जहां से निवेशकों का आसानी से भुगतान संभव है, जहां से आसानी से भुगतान हो सकता है, उस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए और त्वरित भुगतान कराने का पहल करना चाहिए। साथियों गाइडलाइन जो जारी होगी, सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाई है, कमेटी अपना गाइडलाइन जारी कर दे और 5,000 करोड़ रुपया जो सीआरसी को मिल रहा है सीआरसी उस पैसे को सहारा को दे दे। गाइडलाइन सीआरसी ही दे कि किस हिसाब से सहारा के कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों का भुगतान होगा, किसको पहले देना है, किसको बाद में देना है। उसके गाइडलाइन और उनके दिशा निर्देश में, उनके देख रेख में सहारा के निवेशकों का भुगतान कराया जाए। यह खबर सुनने को आ रही है, एक सीआरसी सॉफ्टवेयर बना रही है। कभी सुनने को आया था कि सीआरसी सहारा हेड ऑफिस लखनऊ कपूरथला में आई है, फिर कलकत्ता गई है, फिर भोपाल गई है। तो इस तरह का मगजमारी, इस तरह का दौड़ भाग करने से क्या फायदा, क्या निवेशकों को क्या मिल रहा है। साथियों जो भी संस्थाएं बनी है, चाहे सेबी को ले लीजिए, चाहे आप सीआरसी को ले लीजिए, तो इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य जो है निवेशकों के हितों को संरक्षित करना है। तो क्या उनके कार्यों से क्या निवेशकों का हित संरक्षित हो रहा है, क्या निवेशकों को त्वरित सहायता मिल पा रही है, त्वरित भुगतान मिल पा रहा है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो यह तो पूर्ण रूपेण इन संस्थाओं की असफलता मानी जाएगी। अगर यह संस्थाएं पूर्ण रूपेण असफल साबित हो रही हैं तो इस पर निश्चित रूप से सरकार को पहल करना चाहिए। सरकार इस पे पहल करे। अगर हो सके तो सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी गाइडलाइन ले सकती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है उन कमेटी के माध्यम से तो गाइडलाइन लिया ही जा सकता है, उसमें कोई दो राव नहीं है। हम निवेशकों को पैसा मिलना चाहिए। साथियों बहुत सारे निवेशकों का कहना है कि नहीं हमको भुगतान सेबी से चाहिए, हमको भुगतान सीआरसी से चाहिए, हम सहारा से नहीं लेंगे।
सहारा से इतना घृणा कुछ लोग करने लगे हैं, कुछ निवेशक। जबकि साथियों, अगर हकीकत में देखा जाए तो सहारा की बहुत बड़ी गलती नहीं है, कुछ गलती है। उस गलतियों को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो बहुत भारी गलती सहारा की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सहारा के जगह पर अगर कोई भी व्यक्ति होता तो वह वही करता जो सहारा किया। हालांकि मैं मानता हूं कि सहारा ने सेबी के आदेश का पालन नहीं किया, सैट के आदेश का पालन नहीं किया, क्योंकि सेबी और सैट ने सहारा को आदेश दिए थे कि आप डीडी के माध्यम से इन दो कंपनियों में जितने निवेशकों का भुगतान लिए हैं, डीडी और पे ऑर्डर के माध्यम से भुगतान करें। लेकिन उस समय सहारा के सामने दो विषम मजबूरियां थीं। दो विषम मजबूरियां यह थीं कि 2009-10 में एक तो भारत के अधिकांश आबादी का खाता बैंकों में नहीं था। अगर बैंकों में खाता नहीं था तो डीडी और पे ऑर्डर के माध्यम से भुगतान करना संभव नहीं था, और इस चीज का जिक्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी किया गया था सहारा के द्वारा। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि अगर सहारा अडिग हो जाती कि नहीं, हम नगद नहीं देंगे, हम जो भी भुगतान करेंगे डीडी के ही माध्यम से करेंगे, तो शायद निवेशक जो है वो बैंकों में खाता खुलवा लिए होते। लेकिन यहाँ पे चूक हुई है, और चूक दो कारणों से हुई है। एक तो बैंकों में लोगों का खाता नहीं था, और दूसरा उनके व्यवसाय को भी चलाना था। ऐसा तो नहीं है कि वो अपना धंधा बंद कर रहे थे, क्लोजअप कर रहे थे, समाप्त कर रहे थे, जिससे सारे लोगों का भुगतान करके अपना अलग हो जाएं। उनको अपना धंधा भी चलाना था। इसलिए जो प्रोडक्ट वैन हो गया, जो प्रोडक्ट घटिया साबित हो गया, उस प्रोडक्ट का पैसा, उस प्रोडक्ट के पैसे के बदले दूसरा प्रोडक्ट सहारा के द्वारा दे दिया गया। यही सहारा की गलती है। तो इस गलती को अब नजरअंदाज किया जा सकता है। आज के परिदृश्य में देखें तो सहारा के नए इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा है। तो रोक लगा है तो सहारा के माध्यम से अगर भुगतान होगा तो जो डर निवेशकों को है कि वो सहारा भुगतान नहीं करेगी, कन्वर्जन कर लेगी, दूसरे स्कीम में जमा करा लेगी। जब कोई स्कीम सहारा की चल ही नहीं रही है, जब तक भुगतान नहीं हो जाता इन दो कंपनियों के सारे निवेशकों का, तब तक उनके ऊपर से बैन न हटाया जाए, उनके ऊपर बैन लगा रहने दिया जाए, नया इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया जाए। और जब सारे निवेशकों का भुगतान हो जाए तब उसके बाद जो भी सरकार समझे, जो भी सुप्रीम कोर्ट समझे, जो भी सेबी समझे, अगर इनका कार्य संचालन, इनका व्यवसाय अच्छा था, लोगों को कुछ लाभ हो रहा था, कुछ लोगों को ये लोगों के हित संवर्धन कर रहे थे, कुछ लोगों को फायदा दे रहे थे, तो इनके कार्य व्यवसाय को चालू किया जाए, अन्यथा इनका लाइसेंस हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन आज के परिदृश्य में हम लोगों को सबसे अहम जो माने कर्तव्य है, जो सबसे अहम कार्य है, जिसको तीव्रता से करना है, वह है अति शीघ्र से शीघ्र निवेशकों का भुगतान करना। निवेशकों का भुगतान करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे निवेशक जिनको शादी करना है, उच्च शिक्षा तो का चौपट हो गई, उच्च शिक्षा तो छोड़ दीजिए, लेकिन शादी के लिए 1 साल 2 साल 3 साल से वेट कर रहे हैं कि इस साल नहीं मिला तो अगले साल मिलेगा, तो अगले साल करेंगे, अगले साल नहीं मिला तो चलिए अगले साल मिल जाएगा, अगले साल कर देंगे। लेकिन इस तरह से वेट करते 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 2 साल कोरोना में वेट किया गया, 1 साल और वेट किया गया, अब ये चौथा साल है। अगर 4 साल में भी निवेशकों का भुगतान नहीं मिलेगा तो यह बहुत विषम परिस्थिति निर्मित हो जाएगी। मैं आंदोलनकारी संस्थाओं से भी कहना चाहता हूं, हालांकि अभी कॉल दिए हैं कि 29 मई को हम लोग लखनऊ में सहारा का बहिष्कार करेंगे, सहारा का घेराव करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सहारा का घेराव जब करेंगे तब, सहारा का घेराव करना अति आवश्यक नहीं है, बल्कि घेराव करना आज के परिदृश्य में अगर आवश्यक है तो सरकार का है। आप सरकार के खिलाफ घेराव करें, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन करें, क्योंकि जो भी प्रकरण चल रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, या जो भी कर्ता धरता है, जो भी मुखिया है, चाहे सेबी का ले लीजिए या सीआरसी का ले लीजिए, तो सरकार ही है।
अगर सरकार चाहे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई विकल्प तत्परता से निकाल सकती है, लेकिन सरकार की भी इच्छा नहीं है। सरकार की इच्छा क्यों नहीं है? शायद वो 2024 के लिए कोई एजेंडा बना के रखे हों, जिस तरह से केरला स्टोरी कर्नाटक चुनाव के पहले रिलीज की गई, या सरकार इस तरह से सोच रही हो कि हम चुनाव के पहले लोगों का भुगतान कराएं और चुनाव में इसका फायदा ले लें। हालांकि जनता इतना मूर्ख नहीं है, जनता सब समझ रही है, जनता आज दर दर की ठोकर खा रही है। हालांकि कर्नाटक में सहारा संस्थाओं के द्वारा या सहारा निवेशकों के द्वारा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में सहारा के एम्प्लॉइज नहीं हैं, सहारा के इन्वेस्टर नहीं हैं, सहारा के कार्यकर्ता नहीं हैं। अब अगर हम पूरे कर्नाटक में 10% भी मान लें जिन निवेशकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या वह निवेशक कभी भी ऐसे सत्ता दल को, जिनको ऐसी परेशानियों में डाला गया है, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया गया है, उनको उनकी ही मेहनत की गाढ़ी कमाई नहीं मिल पा रही है, क्या उनका दिल और आत्मा कहेगा कि हम ऐसी संस्था, ऐसी सरकार को वोट दें? कदापि नहीं दोस्तों। वोट जो दिया जाता है अंतर आत्मा की आवाज को सुनकर दिया जाता है। इसलिए मैं सरकार से बार बार निवेदन करता हूं कि सरकार समय रहते सतर्क हो जाए। एक राज्य तो चला गया, अभी 4 राज्य और बाकी हैं। 4 राज्यों के बाद अभी पूरे देश का जो लोकसभा चुनाव है वह भी बाकी है। तो कहीं ऐसा न हो कि इसके परिदृश्य में उनके हाथ से एक एक करते हुए सारे राज्य की बागडोर उनके हाथ से छीन जाए और देश का भी बागडोर उनके हाथ से चला जाए। इसलिए सरकार तत्काल इस प्रक्रिया को सीआरसी के माध्यम से तो नहीं होगा, कभी भुगतान नहीं हो सकता है, काफी कठिनाई है। सरकार जो 5,000 करोड़ रुपया आदेश हुआ है उस राशि को निर्देश के साथ, कड़ा निर्देशन के साथ, और वो जो भी दिशा निर्देश होगा, जो भी गाइडलाइन होगा, उस गाइडलाइन के साथ सहारा के हेड ब्रांच सहारा को दे दिया जाए। सहारा के सारे ब्रांच ऑलरेडी उनका एक नेटवर्क बना हुआ है पूरे देश में। उस नेटवर्क के माध्यम से हाँ वाचिंग करें, सरकार वाचिंग के लिए एजेंसियां लगा दे। वैसे कमेटी बनी है, कमेटी के साथ साथ और भी कुछ संस्थाओं को सरकार लगा दे कि भाई आप लोग देखिए, कोई हिला हवाली ना हो, कोई गलतफहमी ना हो, सभी लोगों का भुगतान मिल सके, ताकि लोगों का आसानी से भुगतान, शीघ्रता से भुगतान हो सके। अन्यथा इसी तरह के प्रक्रिया में हम उलझे रहेंगे तो यह भुगतान, चुनाव तो चुनाव है, ये 10 साल तक में भी भुगतान नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे सामने कई उदाहरण साक्षात हैं। पीएससीएल का उदाहरण हमारे सामने है, जो 2012-13 में ही आदेश हुआ था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही आदेश हुआ था, और उसमें भी इसी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि इतने माह, इतने दिनों के अंदर आप भुगतान करें, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इसलिए सरकार गलतफहमी में न रहे, और हम लोग जो आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं अपने लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग सीधी सी सरकार का विरोध करें, सरकार से निवेदन करें, सरकार से आग्रह करें कि आप जो राशि मिल रही है उस राशि को सहारा को दें। अगर सहारा को और राशि की आवश्यकता पड़ती है तो सहारा के संपत्तियों को नीलाम करके वितरण की कार्यवाही कराई जाए। जब सारे निवेशकों का वितरण हो जाए उसके बाद फिर सहारा के नए इन्वेस्टमेंट पर रोक जो हटाना है या नहीं हटाना है, इस पर विचार सरकार करे। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कृपया ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा निवेदन है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह वीडियो सरकार के कानों तक पहुंचे, सरकार के जो कर्ता धर्ता हैं उन तक पहुंचे, और शायद सरकार इस पर कुछ न कुछ करने के लिए मजबूर हो, कुछ प्रोत्साहित हो। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मुझे आज्ञा दीजिए।